पूरी संग्रहणी महाकषाय पढ़ेंगे। प्रियंगु, अनंता, आम्रस्थि, कटवंग, लोध्र, मोचरस, समंगा, धातकी पुष्प, पद्मा, पद्मकेसराणि इति 10 इमानि पुरीश संग्रहणीयानि भवन्ति। संहिता सूत्रस्थान 4th अध्याय। तो देखिए, पुरीश संग्रहण हमें कहाँ करना है। सभी लोग तो पुरीश को निकालने वाली चिकित्सा करते हैं जी, लेकिन हमको थोड़ा सा फिर आचार्य ने पुरीश संग्रहणी द्रव्य क्यों बताया कि बात ऐसा है, पुरीश को हम लोग शरीर से बाहर नहीं निकालते, हम लोग मल को बाहर निकालते हैं। पुरीश शरीर का धारण करता है, इसलिए जो शरीर धारक पुरीश है, यानी जो शरीर धारक मल है, दोष धातु मल के आधार पे, तो शरीर धारक अगर मल है, शरीर को प्राकृत बनाए रखने वाला मल है, तो हम उसको पुरीश कहेंगे। और अगर वो शरीर को विकृत करने वाला होगा तो हम उसको मल कहेंगे या विष्ठा कहेंगे। ठीक है, तो विष्ठा वो शरीर को धारण करने वाला नहीं रहता, इसलिए उसका उत्सर्जन होता है। लेकिन पुरीश जो है वो प्राकृत मल है। प्राकृत मल होने से वो शरीर के धारण में उपयोगी होता है। आप इसको इस प्रकार समझें, जैसे हर धातु का जब पाचन होता है तो प्रसाद अंश और मल अंश 2 भाग बनते हैं। तो जो मल अंश है उससे भी कुछ आगे फर्दर बनता है, तो वो मल अंश शरीर धारण करने के काम में आता है। प्रसाद अंश तो अगली धातु बनाता है या ओज के निर्माण में काम करता है, ठीक है, परंतु मल अंश भी कुछ ना कुछ अन्य धातु बनाता है। ठीक है, तो वो मल अंश जब तक किसी दूसरी उपधातु में या किसी लाभदायक पदार्थ में परिवर्तित नहीं होता, तब तक वो हमारे शरीर के लिए काम का रहता है। अगर वो निकल जाए तो हमें हानि हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो ऐसे ही हमारे शरीर में जब अन्न का पाचन होता है तो उसमें सार भाग और मल भाग 2 भाग बनते हैं। तो मल भाग पुरीश बनाने का, मूत्र बनाने का, ये सब काम करेगा। ठीक है, लेकिन उसमें भी कुछ शरीर के लिए उपयोगी अंश रहा करते हैं, इसलिए हम उसको पुरीश कहते हैं। ठीक है, पूरी शरीरे सेते। ठीक है, इसलिए जो शरीर में शयन करे शरीर, तो इसलिए उसको पुरुष कहते हैं, ऐसा है ना। और उसी पुरी जो है वो भी जो पुरी का ईश है, पुरी माने कोई ग्राम, नगर, है ना, आदि इस तरीके से। तो हमारा शरीर भी एक प्रकार से एक नगर है, यहाँ बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो ऐसे में पुरीश का हमें संग्रहण करना पड़ता है, लेकिन विष्ठा का संग्रहण नहीं करना पड़ता है। विष्ठा का हमें उत्सर्जन करना होता है, या जो मल बन गया, पुरीश से मल बन गया, ठीक है, अब अगर वो हमारे शरीर में रुकेगा तो शरीर को मलिन करेगा, तो फिर ऐसी स्थिति में हमें उसका उत्सर्जन करना है। ठीक है, उसको शरीर में रोकना नहीं है। तो अभी जो ड्यूरिंग प्रोसेस है, मतलब जो कुछ ना कुछ और बनाने के बाद ही वेस्ट होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ और शरीर के लिए उपयोगी निर्माण के बाद ही जिसका उत्सर्जन किया जाएगा वो पुरीश है। और जो ऐसा प्रोडक्ट बनता है जो अब शरीर में रहने लायक नहीं है, उसको मल कहते हैं। अंतर समझ में आ रहा है पुरीश में और मल में? इसीलिए आचार्य ने पुरीश संग्रहणीय लिखा,
विष्ठा या मल संग्रहणीय महाकषाय नहीं बताया गया। क्योंकि फिर विष्ठा या मल संग्रहणीय महाकषाय क्यों नहीं बताया गया? क्योंकि उसको उन्होंने अतिसार प्रकरण में लिखा है कि अगर जो है बहुत ज़्यादा मल निकलने लग जाए तो फिर मल निकलते निकलते पुरीस भी निकलने लग जाता है। आप समझ रहे हैं? जैसे आप पैसा खर्चा करने लग जाएं और नगद ख़त्म हो गया तो अब आपके गहने जो है वो बिकना शुरू हो जाएंगे, फिर गहने भी बिक गए तो खेती बिकना शुरू हो जाएगी। आप समझ रहे हैं ना? यानी प्रतिलोम क्षय शुरू हो जाता है। जैसे अनुलोम क्षय प्रतिलोम क्षय, तो जब मल का क्षय हो गया तो फिर पुरीस का क्षय होने लगता है। इसीलिए अतिसार के शुरू होते ही व्यक्ति को बहुत सारी कमजोरी या प्राण हानि नहीं होती, लेकिन अधिक अतिसरण होने लगता है तब। तो अधिक अतिसरण जब होता है तो उसमें मल नहीं निकल रहा होता है, फिर क्या निकल रहा होता है? पुरीस निकल रहा होता है। ठीक है, समझ रहे हैं सब लोग? तो अब हम ये समझ पाए कि पुरीस संग्रहणी जो है वो कहाँ उपयोग किया जाएगा? जहाँ पे शरीर को धारण करने वाले जो मल भाग है, सार भाग और मल भाग जो भोजन के द्वारा बनता है, उस मल भाग को हम पुरीस कहते हैं। अभी वो शरीर धारण में उपयोगी है, इसलिए उसे शरीर में संग्रहित करके रखना आवश्यक है। समझ में आ गई बात? अब देखिए, ये जो पुरीस का संग्रहण हमें करना क्यों पड़ता है? क्योंकि कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें शरीर पुरीस को बाहर करने लग जाता है या शरीर से पुरीस बाहर निकलने लग जाता है। तो वो परिस्थितियां क्या क्या हैं? यदि हमारे शरीर में आंत्र गति की अत्यधिक वृद्धि हो जाए, शरीर में आंत्र गति बढ़ जाए, आंतों की गति बढ़ गई, तो अब वहाँ पे रुकना मुश्किल हो रहा है। जो आहार का पाचन के दौरान सार भाग मल भाग बन रहा है, तो वो जो मल भाग बन रहा है वो फिर रुक नहीं पाता, वो शरीर से बहुत जल्दी बाहर हो जाता है और कई बार उसके साथ में सार भाग भी बाहर होने लगता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हमें पुरीस संग्रहणीय द्रव्यों का चिकित्सा में प्रयोग करना पड़ता है। इसके अलावा और दूसरी स्थितियां हैं। अब ये जो है, अगर हमारे स्फिंक्टर जो है वो लूज हो जाए तो रोकने की जो क्षमता है वो कम हो गई, तो अब नहीं रुक पा रहा है, इसलिए बाहर हो जाता है। ठीक है, तीसरी बात यह है कि अत्यधिक क्लेद बन जाए। अगर बहुत क्लेद हो गया तो क्लेद में प्रवाहन कर्म होता है या प्रवाहित होने का गुण होता है, इसलिए वो प्रवाहित होते हुए अधो मार्ग की तरफ प्रवाहित होने लग जाता है, अपने आप ही प्रवाहित होने लग जाता है ना, गुरु गुण के कारण, अधोगामी होने के कारण। इसीलिए वो शरीर से अपने आप बाहर निकलने लगता है। अब आंतें तो उसको बाहर नहीं निकाल रही हैं। देखिए, तीन तरीके हैं, या तो आंत्र में क्षोभ हो जाए तो आंत्र खुद ही उसको बाहर निकालने लग जाए, या फिर जो है जो आंत्र में कंट्रोलिंग पावर है, रोकने की क्षमता है, जो वहाँ के स्फिंक्टर होते हैं वो लूज हो जाएं, इसलिए रुके ही नहीं, है ना, गुरुत्वाकर्षण के कारण वो अधोगामी होने लग जाए। या फिर तीसरी बात है कि मल जो है उसकी सॉलिडिटी या सेमी सॉलिडिटी जो है वो लॉस हो जाए और वो एकदम लिक्विड हो जाए, इसलिए रुके ही नहीं। ठीक है, तो ऐसी परिस्थितियों में हमें पूरी संग्रहणीय द्रव्यों का प्रयोग करना पड़ता है। अब ये जो तीन परिस्थितियां बनती हैं कि द्रव हो गया मल, या स्फिंक्टर लूज हो गए, या आंत्र में क्षोभ उत्पन्न हो गया, ठीक है, ये तीन परिस्थितियां बनती हैं। तो ये तीन परिस्थितियां बनती कैसे हैं? जो ऐसा क्या कारण होता है जिसमें इस तरह में से कोई भी एक परिस्थिति निर्मित हो सकती है? तो देखिए, पहली परिस्थिति है आम या विष की उत्पत्ति होने के कारण आंत्र में क्षोभ उत्पन्न होता है। अगर आप जो भी भोजन कर रहे हैं उसमें आम बहुत ज़्यादा बन रहा है, अग्नि मंद है, इसलिए आम बन गया, तो आम का विदग्ध पाक होता है, अम्ल पाक होता है, इसलिए वो फिर शरीर से बाहर निकलने के लिए आंत्र उसको शरीर से बाहर निकलती है। मतलब आम जो है वो आंत्र में क्षोभ पैदा करता है। ठीक है, और इसी प्रकार से यदि किया हुआ भोजन विषाक्त है तो वो भी क्षोभ पैदा करेगा, तो फिर आंत्र उसको क्या करेगी? बाहर करने का प्रयास करेगी। तो ऐसी स्थिति में हमको संग्रहण करना पड़ेगा, है ना। अब दूसरी बात, भय शोक आदि
जो मानसिक कारण हैं जिनकी वजह से आंत्र गति बढ़ जाती है। भय के मारे आपने कई बार सुना होगा कि मल मूत्र त्याग हो जाता है, तो ऐसे में आंत्र गति बढ़ जाती है। तो भय, शोक आदि मानसिक कारणों के नाशक उपाय हमको करने पड़ेंगे, जिससे आंत्र की गति ना बढ़ने पाए और फिर पुरुष जो है वो शरीर से बाहर ना निकले। ठीक है कि नहीं? विष्ठा निकले तो ठीक है, लेकिन पुरुष का निकलना हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। ठीक है। इसके बाद तीसरी बात यह है कि महास्रोतस जो है उसका शिथिलीकरण एवं विस्फारण हो जाए, यानी महास्रोत जो है वो फैल जाए, शिथिल हो जाए। तो स्लथन हो जाने से फिर रिटेनिंग पावर कम हो जाती है, रिटेन नहीं कर पाता, या जो आंत्र में स्फिंक्टर्स हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, तो पुरुष का धारण नहीं हो पाता, यानी पुरुष शरीर से बाहर निकल जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमको चिकित्सा करनी पड़ेगी पुरुष संग्रहणी द्रव्यों के द्वारा। ठीक है। अब चौथी स्थिति, जिसमें अत्यधिक क्लेद बढ़ जाए, बहुत अन्न जो है वो एकदम क्लेद युक्त हो जाए, द्रवीभूत हो जाए, सब द्रव हो जाए, तो ऐसी स्थिति में भी फिर उस द्रवीभूत मल यानी पुरुष को रोकने में थोड़ा मुश्किल होता है। वो आसानी से सर्वमुख के कारण, प्रवाहित होने के कारण वो शरीर से बाहर निकलने लगता है। ठीक है। तो फिर वो शरीर के काम में नहीं आ पाता। इसीलिए अभी हमें उसमें काम की चीज़ें हैं, हमारे शरीर के फ़ायदेमंद बात है उसमें, इसलिए हमको उसे शरीर में रोकना पड़ेगा। तो शरीर में रोकने के लिए हमें जो चिकित्सा करनी पड़ेगी वो है पुरुष संग्रहणी चिकित्सा। ठीक है। तो अब हम ऐसे 4 कारणों से या 4 परिस्थितियों में हमको पुरुष संग्रहण करना पड़ता है। ये चारों परिस्थितियाँ 3 प्रकार की स्थिति पैदा करती हैं, है ना, जैसा कि हमने अभी बताया, है ना। या तो आंत्र में क्षोभ पैदा करेंगी, या स्फिंक्टर की टोन को लॉस करेंगी, और यह बहुत लिक्विड हो जाएगा, तो इस वजह रुकना मुश्किल होगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब आइए हम इस महाकषाय में उन द्रव्यों को देखते हैं जो इन 3 परिस्थितियों को समन करने की व्यवस्था जिनमें बताई गई है ना। तो पहले वो हैं जो आंत्र क्षोभ नाशक हैं। ये जो आंत्र के क्षोभ को नष्ट करेंगे, इन द्रव्यों में आम और विष नाशक कर्म होता है, यानी वो आम नाशन का कर्म करेंगे तो क्षोभ नष्ट हो जाएगा, या विष होगा तो विष को नष्ट करने का काम करेंगे तो फिर क्षोभ नष्ट हो जाएगा। यानी विषग्न औषधियाँ और आम पाचन औषधियाँ अगर हम देंगे तो आंत्र का क्षोभ कम पड़ेगा और परिणाम स्वरूप पुरुष का संग्रहण होगा। ठीक है। तो ऐसी कौन सी औषधियाँ हैं जो आम को और विष को नष्ट करेंगे? देखिए, तिक्त रस ऐसा रस है जो आम और विष दोनों पे काम करता है। ठीक है। तो प्रायः तिक्त रस वाली औषधियाँ, कषाय रस वाली औषधियाँ जो तिक्त कषाय होती हैं और शीत वीर्य होती हैं, कटु विपाकी होती हैं, ऐसी औषधियाँ आम पाचक और विष नाशक होती हैं। तो ऐसी औषधि इस महाकषाय में एक तो पद्म केसर है, मोच रस है, प्रियंगु है और श्वेत सारिवा। ठीक है। इस तरीके से ये आंत्र क्षोभ को नष्ट करने वाली औषधियाँ हैं। ठीक है, समझ में आएगी। इसके अलावा अब दूसरी, जहाँ आंत्र गति बढ़ी होती है, आंत्र की गति बढ़ गई है, तो वहाँ हमें आंत्रवात नाशामक औषधियों का प्रयोग करना पड़ेगा जो आंतों की वायु का समन करे। तो ये औषधियाँ प्रायः मदकारी होती हैं या समनकारी होती हैं, है ना। ये थोड़ा क्या करेंगी, थोड़ा मद पैदा करेंगी। जैसे आप हाईली एक्साइटेड हैं किसी कारण से, तो आपको मदकारी औषधि दे दी गई तो आप सो जाते हैं, फिर आपकी उत्तेजना शांत हो जाती है। ठीक है ना। तो उत्तेजना नाशक औषधियाँ जो हैं उनका प्रयोग आंत्रवात सामन में किया जाएगा। ठीक है। इस महाकषाय में वो 2 औषधियाँ हैं,
एक धातकी है, दूसरा पद्मा है। तो ये क्या करेंगे, ये हाँ थोड़ा मद पैदा करेंगे। जैसे देखिए धातकी मद पैदा करेगी, इसीलिए मद्य बनाने में धातकी का प्रयोग होता है, ठीक है ना। हाँ, तो इसीलिए ऐसे ये 2 औषधियाँ आचार्य ने बताई हैं जिनका प्रयोग करके आप आंतों की हाइपर एक्टिविटी को स्लो डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप इसी स्थिति में कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है, तो उसमें भी हमको पुरीस संग्रहणीय द्रव्य देने हैं। अब वहाँ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, मतलब आंत्र क्षोभ नाशक द्रव्यों का प्रयोग करना है। आप समझ पा रहे हैं? हाँ। अब तीसरे प्रकार के द्रव्य जो मार्ग संकोचक हैं, इनका प्रयोग वहाँ करना है जहाँ मार्ग का विस्फारण हो गया है या मार्ग का शिथिलीकरण हो गया है, मार्ग शिथिल हो गया है, यानी स्फिंक्टर्स जो हैं वो लूज हो गए हैं। तो उस परिस्थिति में हमें मार्ग संकोचक औषधियों को चिकित्सा प्रयोग करके पूरी संग्रहण करना चाहिए, ठीक है। समझ में आ रही बात? तो वो कौन सी औषधियाँ हैं? ये जो औषधियाँ होंगी इनमें प्रायः रूक्ष और शीत गुण होगा। जो मार्ग संकोचक औषधियाँ होंगी उनके गुणों में प्रायः रूक्ष गुण और शीत गुण पाया जाएगा। तो अब इस महाकषाय में ऐसे मार्ग संकोचक पूरी संग्रहणीय द्रव्य कौन से हैं? तो एक है आम्रस्थि और दूसरा है लोध्र, ठीक है। लोध्र और आम्रस्थि ये 2 द्रव्य मार्ग संकोचक का काम करेंगे। तो आप इसको कहीं भी दे सकते हैं, पूरी संग्रहणीय में तो दे ही सकते हैं, लेकिन यदि अन्य कहीं मार्ग को संकोच करना है या कहीं के स्फिंक्टर अगर लूज हो रहे हैं और आपको उन्हें टोन प्रदान करनी है, तो फिर उस स्थिति में भी आप लोध्र का प्रयोग और आम्रस्थि का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। ऐसी स्थिति जैसे कि आपके हार्ट वॉल्व्स जो हैं यदि वो लूज हो गए हैं, शिथिल हो गए हैं, तो मरमरिंग उनमें हो रही है। देखिए कॉन्स्ट्रिक्ट हो गए हैं तो अलग बात है, लूज हो गए हैं, वो हैवी हो गए हैं इसलिए लूज हो गए हैं, ठीक है। इसलिए प्रॉपरली वो बंद नहीं होते, तो फिर उसमें क्या होता है, मरमर आता है, हार्ट मरमर पता चलती है। तो ऐसी कंडीशन में आपको आम्रस्थि का प्रयोग अथवा लोध्र का प्रयोग चिकित्सा में आप कर सकते हैं। अब चौथे प्रकार के द्रव्य जो अत्यधिक क्लेद का नाश करते हैं, ठीक है, जिससे पुरीस में जो द्रवता आ गई है, उस द्रवता के कारण जो उसका प्रवाहन हो रहा है, यानी कि जो सरण हो रहा है, वो प्रवाह रुक जाएगा या कम पड़ जाएगा। तो इस तरीके से धीरे धीरे फिर पुरीस संग्रहण होगा। तो ऐसे द्रव्य क्लेद का शोषण और पाचन करने वाले होते हैं। क्लेद जो नाशक हैं वो शोषण करके और पाचन करके जो है वो क्लेद का नाशन करते हैं। तो ये द्रव्य जो है प्रायः लघु रुक्ष गुण होते हैं और उष्ण वीर्य हो सकते हैं, ठीक है। लघु रुक्ष गुण और उष्ण वीर्य होना इनका प्रमुख वो नेचर होता है। अगर इस प्रकार के गुणों वाले द्रव्य होंगे तो वो द्रव का शोषण भी करेंगे और पाचन भी करेंगे, ठीक है। तो इस महाकषाय में 2 द्रव्य दिए हैं, एक तो कटुवंग है और दूसरा समंगा है ना। समंगा ये द्रव का शोषण करती है, यानी क्लेद का शमन करती है। और कटुवंग है, कटुवंग क्या है भाई? अरलू है, अरलू, ठीक है। तो अरलू के बारे में चरक ने लिखा है, अग्रय प्रकरण में शायद आपने पढ़ा हो कि अरलू जो है वो बहुत ही अच्छा, अरलू और दूसरा क्या है, सोना, दोनों के बारे में लिखा है आचार्य ने कि वो सांग्राहिक दीपनी पाचनीय नाम है ना। आप वहाँ पढ़ के देखिए तो ऐसा लिखा हुआ है, इसीलिए यहाँ पे उसका वर्णन किया गया है। तो कटुवंग का हम लोग क्या करते हैं, छाल का पुटपक्व सरस पिलाते हैं। कटुवंग की तने की छाल का पुटपक्व सरस बना करके उसका सेवन कराते हैं, तो पूरी संग्रहण बहुत अधिक और अच्छे तरीके से होता है।
ठीक है। तो इस प्रकार से हमने आपको पुरीस संग्रहणी महाकषाय पढ़ा दिया कि पुरीस वो है जो अभी मल बनना है, सार नहीं है, मल भी नहीं है, इन बिटवीन चीज़ है, अभी उसमें कुछ काम की चीज़ें हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप जानते हैं कि आपके भोजन में जो बाइल मिलता है, उस बाइल से बहुत सारे पिगमेंट्स यानी केमिकल्स वो अभी एब्जॉर्ब होने हैं, जो स्टेरकोबिलिनोजिन है ना, इस तरीके के कई सारी चीज़ें हैं। तो वो आपके काम की चीज़ है। अगर वो पुरीस माने मल के साथ निकल गया तो फिर शरीर को उसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो कहाँ से लाएगा? इसलिए वो ही काम की चीज़ ना जाने पाए, इसलिए आप पुरीस संग्रहणीय द्रव्यों का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है कि नहीं? सर राजयक्षमा में मल की रक्षा करने के लिए बोले सर, तो मल एक्चुअली वहाँ मल की रक्षा नहीं, पुरीस की रक्षा है। हाँ, क्योंकि उसमें तुम पहले समझ लो, क्योंकि देखिए अभी भी हमने बात आपको कही लेकिन आप समझ नहीं पा रहे। हमने कहा कि भोजन के पाचन के उपरांत दो प्रकार की चीज़ें बनती हैं, सार भाग। अब यही मल की रक्षा करनी है जो मल भाग बना। अभी ये मल भाग क्या है? पुरीस है। लेकिन अगर आप मल का अर्थ वहाँ पर मल ही ले लोगे तो फिर आप गलत हो। इसलिए शास्त्र गलत नहीं होता, आपको समझने में गलती हो रही है। अभी देखो मल ही मल कह रहे हैं बार बार, लेकिन आपको कहाँ कौन सा मल समझना है ये समझने की बात है। तो राजयक्षमा में मल भाग ज़्यादा बनता है क्योंकि अग्निमंद रहती है, ठीक है। तो सार भाग तो कम ही बनेगा ना, और वही मल भाग जो बना उसी में सार जा रहा है, मतलब कि वो उसमें से अभी बहुत सारी काम की चीज़ें हैं जिनको शरीर को ज़रूरत है, इसलिए उसकी रक्षा करनी है, उसको जाने नहीं देना। समझ में आई बात कि नहीं? ये है, तो ऐसे समझना है।